नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, मैं रचिता बर्जेना आपका स्वागत करती हूँ ICRRC NEH पॉडकास्ट के एक नए अध्याय में। पिछले अध्याय में हम मिर्च के फसल में रोग प्रबंधन के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम आए हैं एक नए विषय लेकर, मिर्च के फसलों में कीट का प्रबंधन। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर VK वर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार रचिता, आपके सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्कार। तो सर, मेरा सोचना ऐसा है कि मिर्च के फसलों में रोग का प्रबंधन करना जितना आवश्यक है, कीट का प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कीट जो होते हैं किसानों को बहुत आर्थिक हानि पहुंचाती है। तो सर, आपका इसमें क्या राय है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये किसानों को भी मालूम होना चाहिए कि रोग प्रबंधन के साथ साथ कीट प्रबंधन क्यों आवश्यक है। देखिए, बहुत सारी जो विषाणु जनित बीमारियां हैं वो कीटों से ही उनका प्रसार होता है, तो इसीलिए जो है कीट प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो रोग प्रबंधन के साथ साथ कीटों का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। तो सर, मिर्च के फसलों में बहुत प्रकार के कीट लगते हैं, लेकिन सर उनमें से कौन से ऐसे प्रमुख कीट हैं जो कि फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है? मिर्च की खेती में 4 प्रमुख कीट हैं जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से है एफिड, थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसे हम कहते हैं। इसमें से जो प्रथम 3 कीट हैं, जैसे कि एफिड, थ्रिप्स और माइट, ये क्या करते हैं, पौधों से के जूस को चूसते हैं और इनको चूसक कीट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी रोग को, जो विषाणु जनित रोग हैं उनका प्रसार करते हैं। लेकिन इसमें जो सफ़ेद मक्खी है ये मुख्य रूप से रोग के प्रसार के माध्यम से फसल को नुकसान करती है। सर, जैसे कि आपने बहुत प्रकार कीट के नाम बताए, जैसे कि अफिड्स हो गए, व्हाइट फ्लाइज हो गए, सर उन सब के क्या लक्षण होते हैं? उन सबको किसान कैसे पहचानेगा और वह खेती को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, मिर्च की खेती में बहुत सारे कीट की जैसे हमने चर्चा की है, तो इनका प्रभाव जो है हमारे सीजन पे निर्भर करता है। जैसे कि आप अगर फरवरी मार्च में देखें तो उस टाइम एफिड का ज़्यादा प्रभाव रहता है। अगर हम ठंडी के मौसम में देखें दिसंबर जनवरी में, तो उस टाइम क्या होता है, माइट्स और अन्य कीटों का ज़्यादा प्रभाव होता है। बरसात में आपको एफिड भी मिलेंगे, ज़्यादातर थ्रिप्स का प्रभाव होता है। अब इनके लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसी से हम जो है उनका प्रबंधन का विचार कर सकते हैं। अब एफिड के केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होते हैं, ये हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जी। और ये कोमल जो ऊपर के पत्ते होते हैं, जो बड होते हैं, उस पे ये गुच्छे में पाए जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे हरे हरे कीट जो होते हैं ये गुच्छे में पाए जाते हैं और पत्ती के ऊपर आकर के वहाँ पर बैठे रहते हैं और उसका जो है पत्तियों का जूस चूसते हैं। तो ये हो गई एफिड की बात। अब दूसरा जो कीट है वो थ्रिप्स है। थ्रिप्स क्या होते हैं, ये इकट्ठे नहीं होकर के इधर उधर फैले होते हैं और ऊपर वाली ही नई कोमल पत्तियों पे ही पाए जाते हैं। तीसरा कीट क्या है, जो माइट होता है, ये निचली सतह पे पाए जाते हैं। पत्ती जो होती है उसके नीचे वाले सतह पे बैठे होते हैं और ये गुच्छे में तो नहीं होते, लेकिन इनकी काफ़ी संख्या होती है पत्तियों के नीचे। इनका रंग हल्का सा हरा या पीला रंग बोल सकते हैं, उस टाइप का होता है। और ये मकड़ी जैसे होते हैं, मकड़ी तो बड़ी होती है लेकिन ये मकड़ी से बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म टाइप के इंसेक्ट होते हैं। तो ये नीचे की पत्ती पे बैठते हैं और अगर इनका प्रभाव होता है तो पत्तियां जो है इनके जो जूस है, पत्तियों का रस चूसने से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो व्हाइट फ्लाई है या सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी कहीं ये ग्रुप में नहीं होती हैं, ये इधर उधर मतलब इनकी कुछ पौधों के पत्तियों पर, कुछ शाखाओं पे ये बैठे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी संख्या जो है पत्तियों पर पाई जाती है और ये रोगवाहक का काम करते हैं। जी, तो सर आपने लक्षणों के बारे में जो भी जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान हैं उसको पहचानने में सफल रहेंगे। जी, इसके माध्यम से वो अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन लक्षण के माध्यम से पहचान सकते हैं कि किस
तरह का कीट है और उसके लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए। जी सर। सर अगर हम जैविक खेती की बात करें तो सर हमारी सरकार और हमारी संस्थान जो है वो जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत किसान जो है जैविक खेती को अपना भी रहे हैं। सर उनके लिए कीट प्रबंधन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जैविक खेती आजकल पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सारे राज्य इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी सर। और ये सबके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य जो ना कि केवल कंज्यूमर के लिए बल्कि ये हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है जी। जहाँ तक मिर्च की खेती में अगर हम जैविक प्रबंधन की बात करें तो उसमें भी एकीकृत तरीके अपनाने चाहिए जी। जैसे कि अगर हमें सबसे पहले नर्सरी जो होता है वो हमारा पौधा स्वस्थ होना चाहिए। जब भी हम पौधे का चयन करें अपने खेत में रोपण के लिए तो उस समय देखना चाहिए कि उसमें कम से कम बीमारी और कीट नहीं होने चाहिए जी। दूसरा चीज क्या करना चाहिए, आजकल देखा गया है कि जो लोग मक्के का के साथ में सह फसली लेते हैं, जैसे कि 5-6 रो हमने मिर्च के पौधे लगाए हैं और एक रो जी। अगर हम मक्के का बैरियर के रूप में लगाते हैं तो इससे क्या होता है, कीटों का जो है प्रसार कम होता है जी। तो इससे बीमारियों के भी प्रसार में काफी अवरोध उत्पन्न होता है और फसल स्वस्थ रहती है जी। तीसरा चीज क्या है कि येलो कलर का एक स्टिकी ट्रैप आता है, अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस ट्रैप पे जितने एफिड, थ्रिप्स जो छोटे छोटे कीट हैं वो आकर के उस पे ट्रैप हो जाते हैं और उस पे मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कीटों की पॉपुलेशन जो है उनकी संख्या जो है खेत में कम हो जाती है। तो इस तरह से इसका एक उपाय है। इसके अलावा बहुत सारे और कीट जैसे कि बायोपेस्टिसाइड हैं, तो इसमें से प्रमुख रूप से ब्यूवेरिया बैसियाना है जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर मिक्स करके और उसको अगर हम छिड़काव करते हैं तो उससे भी हम कीट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा स्पिनोसाइड के नाम से एक बहुत ही प्रभावकारी जैविक खेती के लिए कीटनाशी है और इसका 0.25 मिलीलीटर यानी 0.25 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके अगर इसको हम छिड़काव करते हैं तो इससे भी हम कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे उपाय हैं, अगर इनको हम एकीकृत करके अगर हम अच्छी खेती में डालते हैं तो इससे हम कीट का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर ने बहुत प्रकार के सहज एवं जानकारी उपाय दिए हैं जैविक खेती करने वालों के लिए। तो सर आशा करती हूँ कि हमारे किसान जो है उसको ज़रूर उपयोग करेंगे उसका। सर अभी जो है हमने जैविक खेती में कीट प्रबंधन के बारे में जान लिया, तो लेकिन सर जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसमें सर वो लोग कौन से प्रमुख कीटनाशकों का उपयोग करें? देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी जैविक खेती में बात की कि उसमें भी वो लोग निम्बिसिडीन का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 मिलीलीटर पानी में मिला करके निम्बिसिडीन का प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। इसी तरह से रासायनिक खेती के लिए बहुत सारे कीटनाशी बाजार में उपलब्ध हैं। जी सर। इसमें से बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिनका कि हम एक ही कीटनाशक बहुत सारे कीटों को मार सकता है या उसको कम कर सकता है। तो इसमें से है जैसे हम रोगर ले लिए, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है डाइमिथोएट, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड के नाम से ये जो है इंसेक्टिसाइड है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड का जो मात्रा है दवाई का, कीटनाशी का, ये 1 मिलीलीटर 2.5 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात करें अगर माइट की, क्योंकि माइट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए एबामेक्टिन है या प्रोपेनोफास के नाम से दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम अलग अलग कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो कीट प्रबंधन को हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। अगर एक ही कीटनाशी का हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि कीटों पे उनका असर कम हो जाता है। तो हम लोग ये सुझाव देते हैं कि हमेशा जो है अलग अलग कीटनाशी का प्रयोग करें, अच्छे कीटनाशी का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि मिक्स करके उनको मत प्रयोग करें, उनकी सही मात्रा में प्रयोग करें।
तभी वो प्रभावी होंगे कीट प्रबंधन के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पुनः मैं ये बताना चाहूँगा कि दवाई का छिड़काव तभी करें, कोई भी कीटनाशी का, जब मौसम अच्छे से खुला हुआ हो, बरसात की कोई संभावना ना हो, तभी ये कारगर होंगे। अन्यथा पैसे का नुकसान होगा, दवाई का भी नुकसान होगा। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं हमारे किसानों को। आशा करती हूँ कि हमारे किसान उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। तो सर, हम इस चर्चा के अंत में पहुँच चुके हैं। आपके साथ सर बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड को शूट करके। तो सर, आपका फिर से बहुत बहुत आभार है हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो हम लोग यहाँ अनुसंधान करते हैं कैसे ये पहुँचे। और आपके प्रयास के लिए मैं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं इस एपिसोड के अंत में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ ली है इस एपिसोड से। तो फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।